हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। थोड़ा आज जो थ्रोट साथ नहीं दे रहा है, सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोगों ने बाकी के तीनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी वाइंड अप हो गई है। हमारे शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ के तीनों लेक्चर्स हो गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। और इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का दर्द रहती है ऑर्गेनिक। और साथ ही साथ इसका वेटेज भी 31 मार्क्स का है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 45% वेटेज लेके चलती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। और आज है शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जो कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बेस्ड है। इसमें हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने हाइड कर दिया है अपने आप को, ताकि आपको बैकग्राउंड में क्वेश्चन ईज़िली दिख सके। लास्ट के 2 लेक्चर्स में जो आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था, वो आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। इस वजह से आज के लेक्चर में मैंने अपने आप को हाइड कर दिया है। आई थिंक उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब तक लिंक को शेयर कर देता हूँ और लोगों के साथ आप भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि टेलीग्राम पर आपको नोटिफ़िकेशन मिलने के लिए ये क्यूआर कोड है। और व्हाट्सऐप के लिए ये वाला आपका चैनल है। इन दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जॉइन कर सकते हो। और साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट कर सकते हो यूट्यूब पर, ताकि 30 मिनट पहले भी आपको नोटिफ़िकेशन आ जाया करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जल्दी-जल्दी कर दो, 10 से 15 सेकंड के लिए मैं रुका हुआ हूँ, फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है। आज 10th ऑफ फ़ेब है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स का लेक्चर है। काफ़ी शानदार तरीके से सबकी तैयारी चल रही है। और मुझे पता है सब लोग अब 1-2 दिन में वो स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश की तैयारी को, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है। उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जिस शॉर्ट सीरीज़ को वाइंड अप कर दूँ, है ना? और आपके किस हिसाब से पेपर है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20th तक आपका ए टू ज़ेड सब कुछ कंप्लीट करा दूँ, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर आपको जल्दी-जल्दी देखने को ही मिलेंगे। अभी ये अल्टरनेट डे पर मिल रहे थे, लेकिन आपको अब लगातार देखने को मिल सकते हैं, जितना मैं ट्राई करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन को देखो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। इनकी हैलोजन एसिड से रिएक्टिविटी बतानी है। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें पता है कि हैलोजन एसिड्स बनाने के लिए या हैलो एसिड्स बनाने के लिए, हैलो एसिड से रिएक्शन करने के लिए, जब हमारे हैलो एल्कीन बनते हैं, या तो क्या होता है, उसमें हमारे अल्कोहल्स रोल प्ले करते हैं, अल्कोहल से हमारे एल्केन्स बन जाते हैं। लेकिन उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरीके से रहता है, 3, 2 और 1। ये ऑर्डर रहता है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स का। इस ऑर्डर के बेसिस पर अब बता दो क्या आंसर होगा। थर्ड डिग्री को पहला प्रेफ़रेंस मिलेगा, तो इसमें थर्ड डिग्री कौन-सा है? ये वाला थर्ड डिग्री है, तो इसे पहला प्रेफ़रेंस मिलेगा, यानी पहला प्रेफ़रेंस होगा थर्ड को, यानी ये आंसर हो जाएगा। यानी ये आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये रिएक्शन जब होती है, तो हैलो एसिड्स हैं, कोई भी हैलो एसिड HX है, तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा? प्री-प्रोटोनेशन हो जाता है इस तरीके से। प्रोटोनेशन होने के बाद ये निकल जाता है। ये निकल जाता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो प्रोडक्ट वहीं से सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। कार्बोकेटाइन थर्ड डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस वजह से थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन से सबसे स्ट्रॉन्ग आपका हेलो एल्केन बनेगा। तो यानी रिएक्टिविटी जो होती है, वो इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए आपका स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो टर्शियरी वाला होगा। ठीक है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, असर्शन रीज़न है, हमेशा की तरह ऑर्डर वही रहेगा जो होता है। पहला है असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन रीज़न भी सही ही है। सेकंड है असर्शन रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन रीज़न सही नहीं है। थर्ड है असर्शन सही है पर रीज़न गलत है। फोर्थ है असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। जल्दी-जल्दी आंसर दो, फटाफट, फटाफट।
आज आपको थोड़ी वॉइस में चेंज लग रहा होगा और थोड़ा पढ़ाने के तरीके में भी, क्योंकि आज थोड़ा-सा तबीयत साथ नहीं दे रही है। स्टिल आज मैनेज कर लूँ, बाकी देखते हैं। देखो, असर्शन कह रहा है कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो अंडरगो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज़, यानी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देते हैं एल्काइल एराइल हैलाइड्स, ठीक है? ये कह रहा है वो। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एराइल हैलाइड्स में, उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। सेकंड ये कह रहा है। बताओ, क्या बात सही है? एराइल हैलाइड्स की बात करी जाए तो एराइल हैलाइड्स होते कौन से हैं हमारे? एराइल हैलाइड्स कौन से होते हैं बताओ? कौन से होते हैं एराइल हैलाइड्स? ये वाले, सपोज़ करो क्लोरोबेंजीन को मान लो, ये होता है हमारा एराइल हैलाइड। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अंडरगो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज़। नहीं, ये बात गलत है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से? क्योंकि इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना, ये ईज़िली क्लीव नहीं होता। ये बॉन्ड को क्लीव करना बहुत मुश्किल है। इस बॉन्ड के अंदर क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन जब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस रिंग के अंदर क्या आ जाता है? इस रिंग के अंदर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस रिंग के अंदर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है, इस रिंग को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस तरीके से। ये देखो, अगर इसने दिया होगा तो डोनेट करेगा तो ये किस तरह से हो जाएगा? एक बॉन्ड तो रहेगा क्लोरीन और इसके बीच में, एक बॉन्ड डॉटेड आ जाता है और ये क्लोरीन और डेल पॉज़िटिव, ठीक है? इस तरीके से हो जाता है ये। समझ में आई? तो इस वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईज़ी से तो नहीं देता। रीज़न क्या दिया हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ, रीज़न बिल्कुल ही सही है। यानी असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। असर्शन गलत है, रीज़न सही है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ, अगर नहीं क्लियर है तो कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं उनके डाउट्स इग्नोर कर देता हूँ या डाउट्स नहीं लेता हूँ या देखता नहीं हूँ। देखो यार, अगर मैं पढ़ाने पर मेरा फ़ोकस रहता है, डाउट्स पर इतना नहीं रहता। अगर मैं पढ़ाने पे फ़ोकस नहीं करूँगा, डाउट्स ही डाउट्स पर रखूँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं 2-2 घंटे के लेक्चर। इसलिए अगर किसी का डाउट अगर मिस हो जाता है, नहीं देख पाता मैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वीडियो के खत्म होने के बाद पूछ लिया करो, उसमें मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा या मुझसे पर्सनली पूछ लिया करो टेलीग्राम पे। ऐसा मत सोचना कि मैं आपके डाउट्स ले नहीं रहा हूँ। और उनका पिछले लेक्चर में भी पता नहीं कौन था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसने वो ऐसे लग रहा था कि मैं उसके डाउट्स देख नहीं रहा हूँ या इग्नोर कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि डाउट नहीं देख पाता मैं। तो आप पर्सनली पूछ लिया करो या जो लाइव चैट है वो खत्म होने के बाद जब कमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हो डाउट को। ओके? मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अगर लाइव चैट में नहीं देख पा अगर लाइव चैट में देख लिया तो रिप्लाई मिलेगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, वहाँ ज़रूर रिप्लाई मिलेगा या टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, चलो। अच्छा, आप लोग मुझसे नए-नए लेक्चर की डिमांड तो करते हो, पर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लेक्चर। मतलब सबको लेक्चर तो चाहिए, लेकिन लेक्चर क्या कहते हैं, देखने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लाइव में भी लास्ट लेक्चर में 3-4 लोग ही लाइव थे, बाकी कोई लाइव नहीं देख रहा। बस लेक्चर के खत्म होने के बाद भी ज़्यादा लोगों ने लेक्चर देखा नहीं। या तो आपको 2 ही रीज़न है, या तो आपको सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता। अगर आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है देखने की। अगर आपको नहीं आता तो ये मौका है ये जो है सीखने का। और आप अगर कभी भी नहीं सीख पा रहे हो तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार ईज़ी नहीं होगा। You will suffer in the exam if you are not going to study it right now. I'm telling you, I'm warning you. प्लीज़ सीरियसली ले लो इस मोमेंट को, जो पूरे साल नहीं पढ़ते वो भी इस समय पढ़ते हैं। प्लीज़ इस मोमेंट को सीरियसली लो और पढ़ाई करो।
लेक्चर्स को देखो, डाउट्स पूछो। आप लोगों के लिए लेक्चर लिए जा रहे हैं। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो करता है वुड्स रिएक्शन टू गिव 2233 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सोडियम 2 आ गया। सोडियम 2 के बाद ये डबल की रिएक्शन होती है, 2 मोल से होती है, तो ये दूसरा इसका ये आ गया। क्या होगा? 2NaBr निकलेगा वुड्स रिएक्शन के अंदर इस तरीके से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। क्या बनेगा हमारा? ये इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या बनेगा? यही तो बनेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो पहले। आंसर दिया करो यार, ऐसा चुप मत बैठा करो। आंसर दिया करो, क्या बनेगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ यार। अरे यहाँ पर 1 मिनट। ये थ्री 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 होगा ना? टेट्रा तभी तो होगा, एक 3 मिसिंग है। नंबरिंग कैसे करेंगे? 2 3 1 2 3 4 यही नंबरिंग होगी। ऐसी होगी। बताना जरा। जल्दी बताओ। ये नहीं बनेगा। ठीक है। कोई भी नहीं बोल रहा है। कैसा भी लिख दो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रोडक्ट बनेगा ये। पता नहीं कहाँ सो रहे हो यार, और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिख दिया है। ठीक है। नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। कैसे भी कर लो, सिमेट्रिक है इसलिए। 2 और 3 पे मिथाइल है, तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल। और 4 की चेन है और सैचुरेटेड है, तो इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा। ये नाम हो गया इसका। तो इसका नाम सही है, सही है, असर्शन तो सही है। रीजन क्या दे रहा है? वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हाइड्राइड सोडियम एंड ड्राई ईथर के संग हाइड्रोकार्बन देते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं प्रेजेंट इन द हैलाइड। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ऑप्शन हो गया ए। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और असर्शन के लिए जो रीजन है वो सही है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी। जल्दी जल्दी जवाब दो। और ये आंसर गलत है, ठीक है। इसने बताया भी नहीं कि गलत। यानी कहाँ पे क्या सोच रहे हो तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूछ रहा है SN2 फास्ट कहाँ पे होगी? SN2 फास्ट कहाँ पे होगी ये पूछ रहा है। CH3CH2 भी आ रहा है और CH3CH3CH3 भी आ रहा है। मतलब एक तरफ 1 डिग्री है और दूसरी तरफ क्या है? क्या है दूसरी तरफ? 3 डिग्री है। जल्दी बताओ कहाँ पर फास्ट होगी? SN2 का ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3। ये ऑर्डर होता है। ये 1 डिग्री है। यहाँ क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगी। इस वजह से अटैक यहाँ इजी होगा गिवन न्यूक्लियोफाइल का। तो इसलिए फास्ट SN2 यहाँ पर जाएगी। यहाँ होगी आपकी फास्ट SN2। ठीक है। समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। Identify the compound that on hydrogenation produces an optically active compound from the following compounds. बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये।
हमें इसमें तो बताना है कि कौन-सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एक अ, हाइड्रोजनेशन करके एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। इससे डरना मत, ये वेज और डैश से कुछ नहीं होता, ये बस जो है बाहर और अंदर को रिप्रेजेंट करता है। वेज मतलब बाहर की तरफ और जो है डैश का मतलब होता है अंदर की तरफ का कंपाउंड। ये बस 3D में ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके? जल्दी बताओ। देखो, जब भी बॉन्ड इस तरीके से टूट के हाइड्रोजनेशन होगी, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर पहले तो ये बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन लगेंगे। एक यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे ही है। ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ हाइड्रोजन, ये दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप, सॉरी नहीं, नहीं सही तो कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ CH2 है, तो यहाँ तो 2 तरफ हाइड्रोजन है ही है। तो दोनों की स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएँगे? अगर बॉन्ड टूट के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से बन जाएगा CH3, CH2, C, इसमें एक तरफ H वेज पे, डैश पे Br और यहाँ CH3, ये हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ हो जाएगा यहाँ CH3, CH2, CH2, C, Br या H या CH3, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ जल्दी। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? तो देखो, अगर इस कार्बन को पकड़ो और यहाँ पे इस कार्बन को पकड़ो, तो देखो ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं, ये दोनों बॉन्ड्स, ये इन दी प्लेन बॉन्ड्स हैं और ये बॉन्ड जो है वो अबव दी प्लेन है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बिलो दी प्लेन है, डैश है ये। यहाँ भी देखो, ये बॉन्ड अबव दी इन दी प्लेन है, ये बॉन्ड इन दी प्लेन है, ये बॉन्ड जो है वो अबव दी प्लेन है, वेज है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो बिलो दी प्लेन है, डैश है। यहाँ पे देखो, यहाँ चारों बॉन्ड को देखो अब। यहाँ पे H है एक तरफ, ये एक तरफ Br है, एक तरफ यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पर एक तरफ और CH2 CH3 है। यानी ये सेंटर जो है वो कायरल सेंटर नहीं है, कायरल नहीं है ये। दोनों एक जैसे हैं, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों एक सेम है ये, कायरल सेंटर नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो, एक तरफ Br है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 CH2 CH3 है। चारों अलग-अलग ग्रुप्स लगे हैं तो ये एक कायरल सेंटर है ये। कायरल सेंटर है तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन-सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है? और सिर्फ़ ये सिर्फ़ 1 नंबर का क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोबेंज़ीन और बेंज़ाइल क्लोराइड दे रखे हैं, कौन ईज़िली हाइड्रोलाइज़ होगा एंड व्हाई? किसी ने कहा था मुझसे कि रीज़निंग के क्वेश्चंस कराया जाए, तो ये रीज़निंग का क्वेश्चन ये रहा। क्लोरोबेंज़ीन और बेंज़ाइल क्लोराइड दे रखा है, बताओ कौन ईज़िली हाइड्रोलाइज़ होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। आधे लोगों को सिर्फ़ स्ट्रक्चर में फ़र्क ही नहीं पता होगा, दोनों आधे लोगों को तो ये चीज़ दोनों एक ही लगते होंगे हमेशा से। तो देखो, ये होता है क्लोरोबेंज़ीन और दूसरा है बेंज़ाइल क्लोराइड, तो बेंज़ाइल क्लोराइड होता है ये। आधे लोगों को तो दोनों सेम ही चीज़ लगती होंगी। पूछा गया है कि कौन ईज़िली हाइड्रोलाइज़ होगा? देखो NaOH है, यानी OH नेगेटिव आयन्स हैं हमारे पास।
पूछ रहा है कि कौन इज़िली हाइड्रोलाइज़ हो जाएगा। तो देखो इसमें बॉन्ड क्लीव कैस क्या कौन-सा होना है? ये होना है। इसमें बॉन्ड क्लीव कौन-सा होना है? ये होना है। तो यहाँ पर CH2 पॉज़िटिव आएगा और यहाँ पे बेंज़ीन पॉज़िटिव आएगी। यानी यहाँ पर बेंज़ाइल यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन है, फ़िनाइल कार्बोकेटाइन है ये वाला और एक तरफ कार्बोकेटाइन है ये वाला। एक तरफ ये वाला कार्बोकेटाइन। ये वाला कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बेंज़ाइल का जो ये जो कार्बोकेटाइन होता है फ़िनाइल वाला, ये हाइली अनस्टेबल होता है क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज़ करता है तो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड क्लीव होने में दिक्कत आती है और बॉन्ड क्लीव करने में दिक्कत आती है तो ये जो फ़िनाइल का कार्बोकेटाइन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसमें अंदर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है क्लोरीन और C और Cl बॉन्ड के बीच में। ठीक है? इसकी वजह से ये ईज़िली क्लीव होना मुश्किल होता है, इससे हाइली अनस्टेबिलिटी आ जाती है अगर इसे क्लीव करने की कोशिश करी जाए। जबकि बेंज़ाइल कार्बोकेटाइन है, SN1 जाता है ये और SN1 जाके ये एक स्टेबल बेंज़ाइल कार्बोकेटाइन बनाता है और इसमें ईज़िली अटैक हो सकता है हमारे OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल का। और कहीं-कहीं तो मैं तुम्हें बता दूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आता है, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड जो होता है, ये इसके वैकेंट में डोनेट कर देता है और ये जो होता है वो 7 मेंबर का कार्बोकेटाइन भी बना लेता है। इसमें बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन भी हो जाता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे केस भी आते हैं, अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो तो छोड़ो वो वाली बात को। इसलिए बस तुम्हारे को इतना करना है कि इनमें से कौन ज़्यादा ईज़िली हाइड्रोलाइज़ होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन ईज़िली हाइड्रोलाइज़ नहीं होगा, बेंज़ाइल होगा। बेंज़ाइल क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो बेंज़ाइल कार्बोकेटाइन बनता है, वो हाइली स्टेबल होता है, जो कि डीलोकलाइज़ेशन से हाइली स्टेबल हो जाता है। SN1 रिएक्शन अंडरगो करता है, जबकि फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनेगा, उसके अंदर CCl बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से बॉन्ड का क्लीवेज मुश्किल होता है। ये आपको आंसर लिखना है, बस बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which alkyl halide from the given pair is chiral and undergoes fast SN2 reaction? इसमें पूछा है कि कौन फास्ट SN2 देगा। तो देखो, ये जो है वो प्राइमरी है, तो यही फास्ट SN2 देगा। ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये है, तो ये फास्ट SN2 यही देगा। SN2 की कंडीशन क्या होती है? 1, 2 ये होती है SN2 की कंडीशन। ये प्राइमरी है, तो ये फास्ट SN2 यही देगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। ईज़ी क्वेश्चन। बस आपको बॉन्ड इस तरीके से दिखा के डराया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन इसमें है इस कायरल तो SN2 में तो कौन हो गया? ए वाला हो गया और कायरल कौन-सा है? तो कायरल जो है वो बी वाला है। कायरल कौन-सा है? वो बी वाला है। देखो कायरल बी वाला है। इसमें एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ CH2CH3 लगा हुआ है और एक तरफ देखो ये हिडन है, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये जो सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। तो कायरल कौन-सा हो गया? बी वाला हो गया जबकि SN2 फास्ट कौन देगा? ए वाला देगा SN2। ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 जगह H है। देखो, ये भी H है और ये भी H है। तो ये जो है वो कायरल सेंटर नहीं है, इस वजह से ये वाला जो होगा वो SN2 जो है वो फ़ास्ट दे देगा पर जो है कायरल नहीं। ओके, समझ में आई? नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलाइल क्लोराइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विनाइल से NaOH की मदद से और सिल्वर नाइट्रेट से कैसे? कमेंट करो, जल्दी बताओ। देखो भाई, एलाइल क्लोराइड है और विनाइल क्लोराइड है। लेकिन आपको इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखनी है, कुछ भी समझ नहीं आए ना, तो एक बात याद रखना, एक तो याद रखना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हमेशा याद रखना। जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड का क्वेश्चन आए, वो ये कुछ नहीं समझ में आए, तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली लाइन को चिपकाया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड डिफिकल्ट। एलाइल क्लोराइड है, देखो इस तरीके से।
एक तरफ ये है विनाइल क्लोराइड, एक तरफ है एलाइल ग्रुप। ये है विनाइल, जबकि ये है एलाइल। यहाँ क्या होता है, इसके बॉन्ड में अगर इसका क्लीवेज करते हैं तो ये वाला बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, डबल वन कैरेक्टर आता है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, डबल वन कैरेक्टर के आने की वजह से इसके जो बॉन्ड डिफिकल्ट होती है। इस वजह से जो होता है ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता, जबकि इसमें देखो ये चला जाएगा तो ये कैटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, इसके अंदर रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह हो सकती है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरीके से रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये इस मामले में एलाइल का कोई जवाब नहीं है। एलाइल जो होता है NaOH और सिल्वर नाइट्रेट के संग टेस्ट दे देगा, जबकि विनाइल क्लोराइड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से क्लीवेज ऑफ बॉन्ड डिफिकल्ट होगा, और जो है ये इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टेस्ट। ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको आंसर लिखना हो तो लिखना कि इन विनाइल क्लोराइड द due to resonance, there is the development of partial double bond character in the character, due to which it is difficult to cleave the bond. So it doesn't respond to the test given by NaOH and silver nitrate. Whereas in the case of allyl chloride, no such thing occurs, and it gives a positive test with NaOH and silver nitrate. ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एल्काइल हैलाइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम LaH भी लिख देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे LiAlH4 भी लिखते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के संग एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर जाते हैं और एल्केन देते हैं। इस अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है जो ये काम करता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आता होगा ये। अच्छा, मैं पूछूं अगर तुमसे कि अगर ग्रेनाड है, LIM जो है कुछ भी, MGBR ले लेते हैं हम, ठीक है, MGBR में तो हम बहुत सारे लेते हैं, CH3 MGBR कुछ नहीं, ग्रेनाड तो सिर्फ ये होता है MGBR। अब इसके संग साइड में R लगा हुआ होता है, ये तो बेसिकली R है जो ये चेंज करता है किसका, ग्रेनाड। तो ग्रेनाड के अंदर तुम्हें अगर पता होगी तो अटैकिंग स्पीशीज क्या होती है, अगर ग्रेनाड में रिएक्शन होती है तो ये जो R है ना, ग्रेनाड में जब रिएक्शन होती है तो किस तरीके से होती है, एक नॉर्मल स्पीशीज किस तरीके की होती है? अच्छा, ये मेरे को एक चीज़ बताओ कि बॉन्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से डिफाइन होते हैं? जैसे HCl है, इसके अंदर मैं पूछूँ कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव, तो तुम कहोगे कि H पॉजिटिव होता है और Cl डेल नेगेटिव होता है। हर कोई यही कहता है। और मैं पूछूँ अगर 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 NaCl में पूछूँ या फिर KCl में पूछूँ, तो क्या बताओ बोलोगे आंसर? ये पॉजिटिव बताओगे ऐसे, K को पॉजिटिव बताओगे, यहाँ डेल नहीं होता, यहाँ तो वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। या अगेन इसे पॉजिटिव बताओगे, इसे नेगेटिव बताओगे। अगर मैं ग्रिग्नार्ड में पूछूँ तो क्या बताओगे? ग्रिग्नार्ड के अंदर R पॉजिटिव बताओगे और इस पार्ट को नेगेटिव बताओगे, क्यों? ये बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रिग्नार्ड के अंदर ये पार्ट जो होता है R नेगेटिव होता है और ये पार्ट पॉजिटिव होता है। तभी जो रिएक्शन करनी होती है कार्बोनिल सेंटर पे, जब भी कार्बोनिल सेंटर पर रिएक्शन करनी होती है ग्रिग्नार्ड को, तो हमारा MgBr की स्पीशीज नहीं, R जो होता है वो जाके कार्बन के सेंटर पे अटैक करता है। और जो MgBr है, जब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O नेगेटिव होगा। तो O नेगेटिव जो होता है वो यहाँ अटैक करता है MgBr पर, यानी नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक ही करता है हमेशा, ये पता है ना हमें। देखो दोबारा से बताता हूँ इसके अंदर। इसको ये चीज़ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। इसके अंदर
R जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है MgBr से। इस वजह से R जो सेंटर होता है वो नेगेटिव होता है और R सेंटर कार्बन सेंटर पर अटैक करता है। कार्बन सेंटर पे अटैक होता है, इसमें ऑक्सीजन सेंटर पे अटैक नहीं होता है। R जो होता है वो यहाँ अटैक करता है कार्बन सेंटर पे। और कार्बन सेंटर पे अटैक करता है तो इससे होता क्या है? इससे इस तरीके का बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके का बॉन्ड और यहाँ R आ गया। अब ये O नेगेटिव जो होता है वो MgBr पे अटैक करता है, MgBr पॉजिटिव के साथ O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इस तरीके की स्पीशीज़ बन जाती है। ये मैकेनिज़्म है कार्बोनिल की रिएक्शंस का, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है? और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है MgBr वाला, यहाँ OH आ जाता है, वो बात अलग है। और ये जनरल में बॉन्ड है। इस तरीके से ही जब LiAlH4 की बात करते हैं हम, तो LiAlH4 के अंदर हाइड्राइड आयन जो होता है, वो अटैकिंग रिएजेंट होता है। H नेगेटिव अटैक करता है यहाँ पे। H नेगेटिव अटैक करता है, ये बात याद रखना है इसके अंदर। अगर अटैकिंग रिएजेंट पूछा तो LiAlH4 में अटैकिंग रिएजेंट कौन-सा है? H नेगेटिव अटैक करता है, इसमें हाइड्राइड आयन अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट हाइड्राइड आयन, ठीक है? ये आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी कि हाइड्राइड आयन इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है जी? LiAlH4 करता क्या है? ये रिडक्शन का काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि CCl बॉन्ड जो होता है क्लोरोबेंजीन में शॉर्टर होता है CCl बॉन्ड एंड CH3Cl। अगेन वही रीजन है, ये ऐसा तीसरा से चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी बेसिस पर। क्या करना है? सिंपल सी बात है, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करने से क्या होगा? इसके रिंग के अंदर आ जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होगा? ये जो होती है इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तुम्हें पता है ना बॉन्ड लेंथ ट्रिपल की होती है, देन डबल की होती है, देन सिंगल बॉन्ड की होती है। ये होता है ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का। ये पता है ना? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। इस वजह से क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। सिंपल सी बात है। हर चीज़ में मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इसके इसके क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया एग्ज़ाम में, तो 3-4 फैक्टर है केमिस्ट्री के अंदर जो चिपका देने होते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर और रेजोनेंस, सेकंड होता है स्टेरिक हिंड्रेंस और थर्ड पे होता है इफेक्ट्स लगा दिए कोई से भी। और जबकि सिर्फ 2 कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर जो हर जगह चिपक जाते हैं, एक होती है स्टेरिक हिंड्रेंस और एक होती है डबल बॉन्ड कैरेक्टर और रेजोनेंस। तो एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है नहीं, जहाँ पे टिक करना है या फिर आंसर को वो पूछा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आंसर। बोर्ड में अगर कुछ भी समझ ना आए इस तरह के क्वेश्चन्स में जो एरोमेटिक रिंग से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और रेजोनेंस, ये जो है ना, ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर देना। हो सकता है हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए, आपका गेस सही बैठ जाए। तो इन वर्ड्स को याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड रेस्ट ड्यू टू रेस्ट। इस लाइन को याद कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो ये लाइन लगा दे, ठीक है? चल नेक्स्ट देखो, 3 कंपाउंड है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमोपेंटेन। इन कंपाउंड्स के बेसिस पर आंसर देने जल्दी-जल्दी आंसर। इन कंपाउंड्स के बेसिस पर आंसर देने जल्दी-जल्दी आंसर दिया जाए प्लीज़। जल्दी-जल्दी आंसर दो। हाँ जी, वैसा स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, आधे लोगों को तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा। 1 ब्रोमो
2 ब्रोमो बनाता हूँ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बनाता हूँ। तीनों बन गए। अब बताओ, मोस्ट रिएक्टिव SN2 की तरफ कौन होता है? जहां पर लीस्ट हिंड्रेंस होती है। अगेन आ गया हिंड्रेंस दोबारा से। जहां लीस्ट हिंड्रेंस होती है, और लीस्ट हिंड्रेंस का ऑर्डर, और हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या होता है SN2 का? 1 2 3 ये ऑर्डर होता है। तो देखो इसके अंदर किसमें हिंड्रेंस सबसे कम है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। ऑब्वियसली प्राइमरी में, और इन तीनों में से प्राइमरी वाला कौन सा है? 1 डिग्री 1 वाला ये वाला 1 ब्रोमो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 ब्रोमो। ठीक है, एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के दिखा देना। सेकंड पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? तो देखो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ H है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा हो गया? 2 ब्रोमो। तीसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा तीसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। नेक्स्ट देखो, मोस्ट रिएक्टिव बीटा एलिमिनेशन की तरफ कौन है? तो बीटा एलिमिनेशन कौन करता है? इसमें लगता है, क्या लगता है इसमें? सेट्सजेव रूल। और सेट्सजेव रूल क्या कहता है? सेट्सजेव रूल कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। यानी जिस एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। तो इसमें देखो, अगर इसमें एल्कीन बनी तो ये किस तरह की एल्कीन बनेगी? ये पूरी रिंग और बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह की एल्कीन बनेगी ये। इसमें एल्कीन कैसी बनेगी? इसमें एल्कीन बनेगी इस तरीके की, CH3 CH2 CH, इस तरह से एल्कीन बन जाएगी ये वाली। ये एल्कीन बन जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे किस तरीके की एल्कीन बनेगी? तीसरे वाले में, इसमें इस तरीके की बनेगी ये। इसका मतलब लाइन का मतलब है कि यहाँ मिथाइल वो है, सीरीज स्ट्रेट चेन है। यहाँ कैसी एल्कीन बनेगी? तो यहाँ इस तरीके की एल्कीन बनेगी। तीसरे वाले में ये वाली एल्कीन बन जाएगी। ये, ठीक है, तीसरे वाले में ये वाली एल्कीन बन जाएगी। और ये देखो, ये सेटजेफ एल्कीन बनेगी, सेटजेफ। इसमें होगा बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन। तो यानी ये देखो, ये है ये है आपका ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गई बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन कौन सी हो गई? बीटा पोजीशन हो गई ये वाली। तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, कहते हैं। और इस तरीके की सेट्सजेफ एल्कीन बन जाएगी। अब सेट्सजेफ एल्कीन में भी जो है ना, ई और जेड दोनों होती हैं, ई वर्सेस जेड दो होती हैं, ई और वर्सेस जेड। अब कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस। याद रखना, ये तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो CH3 दोनों सारी साइड है, सब जगह है CH3 तो यहाँ तो सिस और ट्रांस का चक्कर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये तो पता होना चाहिए, ट्रांस जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस से। ये होती है सिस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात याद रखना, ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। ओके, क्यों? क्योंकि ये दो बल्कि जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पे आपस में रिपल्जेंस क्रिएट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और स्टेबिलिटी लूज होती है। जबकि यहाँ पे जो आपके बल्कि CH3 ग्रुप्स लगे हैं, ये ऑपोजिट साइड लगे हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस मिनिमाइज हो जाती है। ओके, समझ में आई? आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो मोस्ट रिएक्टिव इज थर्ड वाली 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल।
Okay. In the exam, you need not do all this. You have to just write the answers because these are one marker questions. You need not do all the working and everything. If you're making the structure, well and good. If you are not making the structure, then also well and good. But if you are making the structure, then please don't draw it wrong. बनाओ तो ठीक बनाओ, वरना मत बनाओ। गलत मत बना देना बस, वरना जो आते हुए नंबर हैं वो भी नहीं मिले। अगर बनाना है तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाना, अगर नहीं आता है, डाउट है तो प्लीज़ मत बनाना, लेकिन गलत मत बना देना, वरना जो 1 नंबर मिल रहा होगा आंसर बता के वो भी कट जाएगा क्योंकि आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया। तो एग्ज़ामिनर नंबर और काट देगा। एग्ज़ाम में याद रखना अगर ऐसे क्वेश्चन्स आए तो उसमें अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता हो तो मत बनाना, लेकिन गलत मत बना देना। इससे एग्ज़ामिनर को मत बना देना तुम, एग्ज़ामिनर बनने वाला नहीं है तुम। सो प्लीज़ डोंट मेक रॉन्ग स्ट्रक्चर, एग्ज़ामिनर इज़ स्मार्ट, ओके? चलो। आईयूपीएसी नेम देना है, प्रोडक्ट जब बनता है 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन की ट्रीट की जाती है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेसिकली वो पूछ रहा है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। तो बता दो बस वुड्स रिएक्शन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा प्रोडक्ट का? 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन है। तो मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन है। इसकी रिएक्शन कर दी जाए सोडियम और इसका एक और मॉलिक्यूल होगा क्योंकि सोडियम के संग रिएक्शन जो होती है 2 मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, ठीक है। चलो आंसर ये हो गया आंसर। अब इसका आईयूपैक नेम देना है। बताओ आईयूपैक नेम के लिए क्या करें? स्ट्रेट चेन देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे भी 6 चेन है। अगर यहाँ से नीचे से शुरू करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे भी 6 चेन है। मतलब 6 चेन मैक्सिमम जो है मैक्सिमम चेन कितने की हो गई? 6 की चेन हो गई। ठीक है? तो आईयूपैक नेम देना है। दो फिर जल्दी बताओ आईयूपैक नेम। यहाँ से शुरू करें लेफ्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि दोनों जगह करें तो सेकंड पर ही मिथाइल आ रहा है। तो सिमेट्रिक है ना? तो क्या हो गया इसका आंसर? 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है? 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है? समझ में आई? आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा मुझे बताइए? हाँ जी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, among all the isomers of the formula C4H9Br, identify which is optically active. तो C4H9Br है। इसका डीबी कितना होगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना होगा ज़रा मुझे बताएँगे? डीबी कितना होगा इसका?
अगर जैसे C4H9 और Br को लिख दिया जाए CH3 तो C5H12 Db कितना हो जाएगा? 0। Db 0 हो जाएगा, यानी इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई इसके अंदर रिंग नहीं है। वैसे तो ये पता ही था हमें, बस ये तो आपको करने के लिए करे। ये मेरा रफ वर्क है, ये एक रफ वर्क था डीबी निकालने का। बाकी ये अलग फॉर्मूला होता है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अब इसके फॉर्मूले में देखो, अगर C4H9 है तो देखो 4 C इस तरीके से लगा दिए और Br लगा दिए, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है ये। और क्या बन सकता है बताओ? और क्या आइसोमर बन सकते हैं इसमें? क्या ये आइसोमर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या ये आइसोमर बन सकता है? और ये तो बन ही गए। यही मेरे को आइसोमर दिख रहे हैं अभी के लिए तो। बाकी कोई बनेगा तो अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, है ना? मेरे को तो अभी ये 3 ही बनते दिख रहे हैं, अगर कोई बनेगा तो बाकी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, ज़रा मुझे बताएँगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कौन सा होगा? एक आइसोमर क्या ये बन सकता है क्या? 1 मिनट, एक आइसोमर ये बन सकता है? देखो, इसमें क्या है, एक तरफ Br, एक तरफ CH3, एक तरफ CH2CH3 और एक तरफ हो जाएगा H। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, तो ये हो जाएगा ए का आंसर। ये हो जाएगा ए का आंसर। ठीक है? सेकंड पूछ रहा है जो कि हाईली रिएक्टिव हो SN2 की तरफ, तो SN2 की तरफ हाईली रिएक्टिव कौन होगा? ये वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो बी का आंसर ये हो जाएगा, तो नंबर ये हो जाएगा बी। क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है कि टू आइसोमर्स व्हिच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन विद अल्कोहलिक क्यूएच। आपको पता होगा अल्कोहलिक क्यूएच से मैंने पढ़ाया था, जब भी हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकालते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनती है? एक एल्कीन बनती है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने के बाद हमारी एल्कीन बन रही है, और कौन सेम प्रोडक्ट देगा ये बताना है मेरे को। कौन सेम प्रोडक्ट देगा? अगर ये वाला देखो तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसकी एल्कीन क्या बनेगी? ये एल्कीन बनेगी इससे, ये एल्कीन बनेगी इससे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इससे एल्कीन कौन-सी बनेगी? इससे एल्कीन बनेगी CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इससे भी ये वाली एल्कीन बनेगी। क्या ये दोनों एल्कीन सेम है? बताना ज़रा। नहीं है सेम। ठीक है। और क्या है हमारे पास आंसर? इससे देखो, इससे कौन-सी एल्कीन बनेगी? इससे कौन-सी एल्कीन बनेगी? इससे ये एल्कीन बन रही है। क्या ये एल्कीन और ये एल्कीन सेम है? हाँ, ये दोनों एल्कीन सेम है। तो 2 आइसोमर जिनसे सेम प्रोडक्ट बनेगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का, वो कौन सा हो गया? एक तो ये वाला हो गया और एक कौन-सा हो गया? एक ये वाला। ये दोनों हो गए वो दोनों आइसोमर। ठीक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। ओके?
नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ABCDEF निकालना है। एरो बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा दी थी, जिसने नहीं देखे वो लेक्चर देख सकता है, एरो बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और बाकी इस वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को ABCDEF बताओ। मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ। जल्दी करते हैं इसे, ठीक है? देखो, ABCDEF बताना है मेरे को। पहला क्या दे रखा है? CH3 C CH CH2 Br है, अल्कोहलिक OH दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, तो A एक एल्कीन होगी। A एक एल्कीन होगी। ओके, किस तरह से एल्कीन होगी? ये हमारा HBr निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, और एक प्रोडक्ट होगा क्या? ए प्रोडक्ट हो जाएगा ये। एल्कीन बनेगी तो ये हो जाएगी एल्कीन। ये Br यहाँ से गया और यहाँ से H गया, तो ये एल्कीन बन जाएगी हमारी। अभी इस समय पे उस पर नहीं जा रहे हैं, मैकेनिज्म पे, ये हमारी एल्कीन बन जाएगी ए। देन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद, जल्दी बताओ। HBr के संग रिएक्शन है, एल्कीन की HBr के संग रिएक्शन है, तो क्या बनेगा? हमारा क्या लगेगा इसमें? मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ लगने के साथ साथ क्या होगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट क्या है? Br है, यानी Br एक नेगेटिव है, और ये कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन कम कहाँ पे है? एल्कीन में। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? यानी ब्रोमीन कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ हो गया CH3। ये क्या बन गया? बी बन गया। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। अब कुछ कोई कहेगा कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं लगा? एंटी मार्कोनिकॉफ लगने के लिए परऑक्साइड होना जरूरी है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। बी HBr देख के एंटी मार्कोनिकॉफ मत बना देना, उसमें परऑक्साइड का होना जरूरी है, ठीक है? देन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन होगी। इसके दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे इसके अंदर, CH3 C CH3 CH3, और इसके दूसरे वाले का भी यही जुड़ जाएगा, CH3 और CH3, ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है? ये हो गया C। ओके, समझ में आई? अब ABC यहाँ का तो जुड़ गया। अब यहाँ से इससे NaOC2H5 यानी इथॉक्साइड है, तो इसके अंदर आपको पता होगा Na पॉजिटिव होता है और OC2H5 ये नेगेटिव होता है, इसे हम लोग OET नेगेटिव भी लिख देते हैं। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा, ठीक है? Br को बाहर निकाल देगा, तो F प्रोडक्ट क्या होगा? F प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। F प्रोडक्ट क्या होगा? बता तो दिया, किसको बाहर निकालेगा? CH3 है और CH2 है, और Br बाहर निकल जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप। CH2 है और ये Br बाहर निकल जाएगा, तो ये OET यहाँ लग जाए, ठीक है? F प्रोडक्ट हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है? D में क्या हो रहा है? D में ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन करनी है। ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन करने में ये जो पूरा होगा, ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम मानेंगे R ग्रुप। R ग्रुप है, तो R भी यहाँ है, Mg के संग रिएक्शन करेंगे तो D क्या बन जाएगा? RMgBr। RMgBr कुछ नहीं है, इस पूरे को लगाना और MgBr जोड़ देना। ओके,
यहाँ पे Br और C के बीच में यहाँ Mg और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके का CH3 CH CH3 और CH2 MgBr, ये हो जाएगा आंसर डी। और अब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन गया डी। अब इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, मैंने बोला है वर्कअप हो जाता है तो MgBr निकल जाता है और OH जुड़ जाता है, CH3 CH CH3 और यहाँ क्या होगा CH2 MgBr है तो क्या हो जाएगा, वाटर में से OH तो इसके संग चला जाएगा, MgBr और OH बन के, और जो एक H बचा है वो एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 में एक H जुड़ के यहाँ CH3 बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर D2O एग्जाम में लिखा है कि D2O से रिएक्शन करनी है तो क्या करोगे, तो D2O से रिएक्शन करने में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो D2O से बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH2D प्लस MgBrOD, ये आंसर होगा एग्जाम में, अगर D2O दिया हो H2O नहीं दिया हो तो इस तरीके का एग्जाम में टफ बनाने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ई। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ए प्रोडक्ट डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से ये बनेगा, ये वाली एल्कीन बनेगी। बी प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल से ये बनेगा। सी प्रोडक्ट ये बनेगा वुड्स रिएक्शन से। डी प्रोडक्ट जो है ये आपका ग्रिग्नार्ड से ये बनेगा, ये वाला। ई प्रोडक्ट जो है H2O से ये बनेगा, लेकिन मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर, और एफ प्रोडक्ट आपका ये बनेगा OET लग जाएगा यहाँ पे, यानी OC2H5, ET मतलब C2H5, ठीक है। और अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ H2O की जगह अगर आपका D2O दिया हो तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी इसका मतलब है जो H आके चिपकेगा वो इस साइड चिपकेगा, इस वाली साइड, और कहीं नहीं चिपकेगा, तो आपका आंसर ये होगा। तो एग्जाम में अगर D2O दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रटना नहीं है। ओके, समझ में आ गई होगी आपको, आशा करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ब्यूटवानीन से 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटवानीन है, इससे 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है, कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा, ब्यूटवानीन से 1 आयोडो ब्यूटेन कैसे बनेगा जल्दी बताओ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमें बताए कि इसके अंदर HI रखना है बनाने के लिए। अब HI किस तरीके से लग सकता है, तो मैंने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में अगर हम लोग HBr लगाए हैं और HBr लगा के पर Br तो यहाँ लग जाएगा, ये तो सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, तो मेरे को परऑक्साइड की प्रेजेंस में लगाना पड़ेगा ये। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं HBr लगा लूँ और एंटी मार्कोनिकॉफ कर लूँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से बन जाएगा ये प्रोडक्ट CH3 CH2 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 Br, और इसकी रिएक्शन कर दूं किसके साथ, NaI एसीटोन के साथ। एसीटोन एक सॉल्वेंट है, NaI है, I नेगेटिव यहाँ जाएगा और Br को बाहर निकाल के CH ये बन जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को सब्स्टिट्यूटेड दिया होता तो सब्स्टिट्यूटेड में मैं मार्कोनिकॉफ यूज करता, पर मेरे को अगर स्ट्रेट चेन बनाना है तो मेरे को एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए परऑक्साइड लगाना पड़ेगा यहाँ। आई होप ये बात क्लियर होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो पूछ लेना, है ना, हेजिटेट मत करना, लेकिन क्योंकि सेशन में काफी लेंथी चला जाएगा इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। ओके, out of chlorobenzene and cyclohexyl chloride which one is more reactive towards nucleophilic substitution and why, ये बताना है। देखो एक तरफ का क्लोरोबेंजीन है ये, एक तरफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ये, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी।
अच्छा, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। एक बच्चे ने पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स बोले थे। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स के लिए ना मतलब इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो। स्टिल जो है मैंने आपको वैसे तो बता दिया था डीडीटी और फ्रीऑन देख लेना, है ना? बाकी ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जल्दी बताओ जल्दी। बहुत अच्छे, जल्दी। आंसर क्या है? आंसर है ये। ज़्यादा रिएक्टिव करना होगा ये। अगेन आंसर क्या है? मैं सेम रीज़न चिपकाना है। Because chlorine will release electrons in the ring due to which there is a development of partial double bond character. Hence, the cleavage of carbon-chlorine bond is difficult because the bond is sp2 hybridized. So, but in the case, sorry, so nahi, but in the case of cyclohexyl, the bond is sp3 in nature. Hence, in this bond, the attack of nucleophile will be easy, and the cyclohexyl chloride will be more reactive, and as it has more tendency to release electron. इस तरीके से अपना आंसर फॉर्म कर दे। ठीक है? समझ में आई? हिंदी में बोलूँ, सीधी-सादी भाषा में बोलूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, जिस वजह से यहाँ पे क्लीवेज डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे क्लीवेज जो होगी आसान होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईज़ी होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान है। समझ में आ गई? आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पे जो होता है, इसके ये जो होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है? ये फिनाइल का कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल नहीं हो, ठीक है? यहाँ पर 2 H यहाँ पे हैं, 2 H यहाँ पे हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। पर ये वाला जो होता है, ये अनस्टेबल होता है फिनाइल का, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स लाया हूँ यार। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट देखो। Explain why, in spite of being an electron withdrawing group, chlorine is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution. यानी EAR रिएक्शन होती है। जैसे देखो, हमने E1 पढ़ी है, एक रिएक्शन पढ़ी है हमने SN1, एक पढ़ी है हमने SN2। इसी तरह से रिएक्शन ये होती है सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, SN1 और SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। इसी तरह से एलिमिनेशन की रिएक्शन होती है E1, E2, E1CB। इस तरीके से ये एलिमिनेशन की रिएक्शंस होती है, E1, E2, E1CB। एक इसी तरह से एलिमिनेशन की होती है एलिमिनेशन EAR यानी इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है? इसी तरह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है। खैर, ये आपके नॉन ऑफ योर कंसर्न, बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसमें वो बोल रहा है कि क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि क्लोरीन ग्रुप जो होता है, रिंग के अंदर जब भी क्लोरीन ग्रुप होता है, तो क्लोरीन ग्रुप जो होता है वो एक तरह से तो अगर लगाओ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ भी करता है इस तरीके से रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे। लेकिन हमने तो ये बात भी पढ़ी है कि क्लोरीन ग्रुप तो जो है रिलीज़िंग भी होता है और क्लोरीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी होता है। अगर यहाँ CH3 लगाओ, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन जो होता है वो -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉइंग ग्रुप होने के बाद भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरीके से हो गया? तो ये इसलिए होता है कि क्लोरीन के लिए जो ये जो होता है इस तरह से रिलीज़ कर रहा है, तो ये प्लस M से रिलीज़ कर रहा है। तो क्लोरीन यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स के कंपैरिज़न के केस में हैलोजेन्स के केस में प्लस आई जो प्लस आर ये मैं कहूँ आपको हैलोजेन्स के केस में प्लस एम जो होता है, ये डोमिनेट कर लेता है माइनस आई को।
यानी हैलोजेंस जो होते हैं वो प्लस एम से डोनेट करते हैं और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करते हैं। लेकिन इनके केस में प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई को, इसलिए इनका जो मेसोमेरिक है वो ज़्यादा हो जाता है इनके इंडक्टिव से। इसलिए इनका रिलीज़िंग फैक्टर ज़्यादा मायने रखता है और क्योंकि रिलीज़िंग फैक्टर के अंदर ये ऑर्थो और पैरा पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कहलाए जाते हैं। सिंपल सी बात तो ये है। अगर बुकिश भाषा में कहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोरीन जो होता है, वो बेंज़ीन रिंग पर होने की वजह से रेजोनेंस करता है और साथ ही साथ में इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी शो करता है। पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अंदर क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज़ करेगा, पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज़ करेगा वो। ठीक है? समझ में आई? या नहीं? हाँ जी। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये डोमिनेट करने वाली और ऑर्थो पैरा वाली, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक रिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रेट चेन होगी, अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूँगा, तो यहाँ पे जो है ये माइनस आई से विथड्रॉ ही करेगा। यहाँ माइनस आई से विथड्रॉ ही करेगा। ये बात याद रखना। ये बात हमेशा के लिए नहीं है, प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई को। एरोमेटिक सिस्टम में ये डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस तरह से लगा है, तो ये तो यहाँ माइनस आई से खींचेगा ही। ये ऑर्थो पैरा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये प्लस एम से ऑर्थो पैरा पर डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी। इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने के बाद भी। क्योंकि यहाँ प्लस एम डोमिनेट कर रहा है इनका माइनस आई को। लेकिन हमेशा नहीं होगा, एलिफेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। और अच्छा, अब कोई कहेगा कि किस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखो, अगर आपने कभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनके बनाए हों, तो ऐसा देखा होगा। एक जैसे क्लोरीन है, इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट करे और रिंग इस तरीके से यहाँ आएगी। फिर इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? देखो इस तरीके से बनता है इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसके बाद। या पार्शियल डबल, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, या डेल पॉजिटिव आया, क्योंकि पार्शियल है, या नेगेटिव आ गया। फिर ये बॉन्ड यहाँ डोनेट होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसका आगे स्ट्रक्चर मूव करेंगे। ठीक है? फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। आगे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। डबल बॉन्ड Cl डेल पॉजिटिव। फिर क्या होगा? फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ ऊपर क्लोरीन को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। ये बन गया। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा इससे? कुल मिला के हम इसे, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो इस तरह से बना सकते हैं। ये बीच में डॉटेड है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन के देखो, यहाँ क्लोरीन पर कहीं कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड हो गया। तो हम एक बॉन्ड तो पूरा बनाएँगे, एक बॉन्ड डॉटेड बनाएँगे इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया और इन पोज़ीशंस पे देखो, यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव आया है, पैरा पे नेगेटिव आया है, फिर से यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव आया है, तो यहाँ हो जाएगा डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखो, जब भी नेगेटिव चार्ज देखो, जब भी हमने इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइज़ेशन करी है, तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पर ही नेगेटिव चार्ज आया। देखो यहाँ पे ऑर्थो पर आया, फिर यहाँ पैरा पे आया, फिर यहाँ फिर से ऑर्थो पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्लोरीन ग्रुप। लेकिन सिर्फ हैलोजेंस के जो है हैलोजेंस, इसके केस में ही, एरोमेटिक के केस में ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होके इनका प्लस में डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे। लेकिन बाकी केसेस में इनका माइनस ही डोमिनेट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ही दिखाएँगे। लेकिन हैलोजेंस के केस में इनका प्लस में डोमिनेट करने से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर दिखा देते हैं, के साथ ही साथ ऑर्थो पैरा भी हो जाते हैं। ये याद किया रखना, ठीक है? आगे मूव करते हैं। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी को पढ़ो और आंसर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन की SN1 और SN2 दोनों से हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, SN1 SN2 दोनों से होती है। हाउएवर मैकेनिज्म जो होता है स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। सही बात है ये बात भी, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म। ओके?
ये बात भी बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन, नो मैटर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, लीविंग ग्रुप जो हमेशा सेंट्रल कार्बन के एटम को लीव करता है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, बिल्कुल सही बात है। ये ऑपोजिट है उस सिचुएशन का, दैट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक द सेंट्रल कार्बन एटम विद इलेक्ट्रॉन पेयर। Therefore, the weaker the alkalinity of the leaving group, the more stable the anion component, more easier will be the leaving group to leave the central carbon atom. Or to say the reactant is more easy to be substituted. Alkalinity of the halogen ion is this. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लीविंग ग्रुप के लिए जितना ज्यादा बड़ा आयन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा चार्ज कम होगा, और जितना स्टेबल आयन उतना जो होगा लीविंग ग्रुप कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ लीविंग टेंडेंसी कैसी होगी, देखो आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा अच्छी लीविंग टेंडेंसी, बेटर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, समझ में आई? तो इसमें सबसे बड़ा आयन है, जल्दी लीव करेगा, आई नेगेटिव मुझे पता है अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। एफ नेगेटिव में चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करेगा, और एफ जो होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है। इसमें बस ये इतना ही समझाया गया है। देयरफॉर 4 हैलाइड्स हो, तो उसमें ऑर्डर जो होता है लीविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये आएगा, क्योंकि आरआई के अंदर आई जो होता है अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसके लिए इसके अंदर जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा, आई बहुत आसानी से निकल जाएगा, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से चिपक सकता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा होता है। ये ऑलरेडी पता है, बस उसी की थ्योरी थी ये। अगर एडिशन की बात करी जाए, तो अगर लीविंग ग्रुप बहुत ईज़ी है लीव करना, तो मेनी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स आर जनरेटेड इन द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन द एसएन1 मैकेनिज्म। ये भी पता है कि एसएन1 मैकेनिज्म होगा, लीविंग ग्रुप होने के बाद क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन की जितनी अच्छी स्टेबिलिटी होगी, उस पर ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करी जाए, तो फिर एसएन1 मैकेनिज्म आ जाता है, और 3 to 1 इस तरीके से ऑर्डर हो जाता है। ये भी पता है हमें। इफ द लीविंग ग्रुप इज़ नॉट ईज़ी टू लीव, द रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन एसएन2। ये भी पता है कि अगर लिविंग ग्रुप की कंडीशन नहीं आए, तो हमारा SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, जहाँ पे हम लोग हिंड्रेंस देखने पर आ जाते हैं। ठीक है? उसी की थ्योरी थी ये। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी के बारे में। SN1 रिएक्शन के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का ग्रेटर स्टेबलाइजेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट पर। ये मुझे पता है कि SN1 के केस में बस SN1 और SN2 की थ्योरी दी गई है इस केस स्टडी में। SN1 में मुझे पता है कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है पोलर, बल्कि पोलर में भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ये फेवर करता है SN1 को, जबकि SN2 को फेवर करने वाला होता है, SN2 को फेवर करता है एप्रोटेक सॉल्वेंट। SN2 को एप्रोटेक सॉल्वेंट फेवर करता है, जबकि SN1 को प्रोटेक्ट सॉल्वेंट फेवर करता है। ठीक है? उसमें बोला गया कि SN1 में पोलैरिटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ट्रांजिशन स्टेट पर देन द रिएक्टेंट। सही बात है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी पता होगी आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो बैरियर को क्रॉस करने की जितनी एनर्जी होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बैरियर को क्रॉस करने की जितनी एनर्जी होती है। जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में, ये जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है, जो एनर्जी लगती है इस बैरियर को क्रॉस करने में, वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मतलब उतनी कम एनर्जी लग रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की, यानी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, और उसमें लिखा है एंड एक्सेलरेट द रिएक्शन। सही बात है। SN2 में क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है वो चेंज नहीं करती रिएक्टेंट से सिस्टम की तरफ, और चार्ज डिस्पर्जन होता है। इसलिए पोलर सॉल्वेंट का ग्रेटर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा देन द ट्रांजिशन स्टेट, यानी SN2 में जो सॉल्वेंट होता है उसका इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल पर होता है, ना कि ट्रांजिशन स्टेट पर, thereby increasing the activation energy and slow down the reaction rate। इसलिए SN2 के अंदर पोलर सॉल्वेंट जो होता है, वो रेट को स्लो डाउन कर देता है। ये इसका मतलब है SN2 में पोलर सॉल्वेंट का फ़ायदा नहीं है, SN2 में हमारे को एप्रोटेक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद कह रहा है जैसे SN1 है और उसमें टर्शियरी क्लोरोब्यूटेन है इन 25 सेल्सियस वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 79। इसकी रेट जो होती है वो 3 लाख टाइम्स फास्टर होती है इथेनॉल से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 24 है। यानी इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब वो कह रहा है कि SN1 जो होती है उसके अंदर पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को, 3 to 1 ये फेवर करता है सॉल्वेंट को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फेवर करती है SN1 को, और उसके साथ-साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फेवर करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फेवर करता है SN1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो SN1 फास्ट होता है। ठीक है? और टर्शियरी क्लोरोब्यूटेन है, इसका मतलब है कि 3 डिग्री फेवर कर दी है SN1 को। ठीक है? अब SN2 के लिए बोला गया है 40% वाटर इज़ ट्वाइस द स्लोअर देन इन एब्सोल्यूट एथेनॉल। इन अ वर्ड
the level of solvent polarity has influence on both SN1 and SN2, but with different results. Generally speaking, weak polar solvent is favorable for SN2. यानी SN2 और ये तो SN1 की हो गई। SN2 में क्या है? वीकली पोलर। पोलर हो इसमें चाहते हैं वीकली पोलर। इसका मतलब बेसिकली होता है इसको फेवर करने वाली SN2 को फेवर करता है एप्रोटेक सॉल्वेंट। उसमें ऑर्डर होता है 1, 2, 3 और SN2 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस देखी जाती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें लो होना चाहिए SN2 का कारण। ठीक है? इतनी बात समझ गए। इतना सब कुछ दे रखा था, इसमें इसकी समरी ये थी। उसके बाद बोला गया है वेल स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट जो होता है फेवर करता है SN1 बिकॉज़ ओनली अंडर एक्शन ऑफ पोलर सॉल्वेंट कैन हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन डिसोसिएट इनटू कार्बोकेटाइन एंड हैलोजन एंड सॉल्वेंट विद स्ट्रॉन्ग पोलैरिटीज फेवर फॉर सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी। इतनी बकवास सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो सब लिखा है ना सब कुछ हमें पता है, बस ये पढ़ते जाओ। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो मैं अभी इसको एक जिस्ट में बता दूंगा, वो सुन लेना बस। Generally speaking, the substitution reaction of tertiary alkyl is based on SN1 and solvent with a stronger polarity. बस अब देखो, अब इसके रूल ऑफ थंब क्या है इस पूरे केस स्टडी का, बस इसमें इतना बोला गया है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट में फेवर होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो SN1 फास्ट करता है और SN1 रिएक्शन एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फेवरेबल होती है, जबकि SN2 जो होती है वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। SN2 रिएक्शन के लिए एप्रोटेक सॉल्वेंट होना चाहिए, SN2 रिएक्शन में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और SN2 रिएक्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होना चाहिए। उसके साथ-साथ क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है प्रोटेक सॉल्वेंट में, इसलिए SN1 रिएक्शन प्रोटेक सॉल्वेंट में फास्ट होती है। बस इसमें इतना बोला गया है। आगे क्वेश्चन पढ़ो इसके बेसिस पर। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि SN1 जो होती है वो फेवरेबल होती है किस चीज़ से? SN1 रिएक्शन फेवरेबल होती है पोलर सॉल्वेंट से। तो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड या कार्बन डाइसल्फाइड, किससे SN1 फेवरेबल होगी जल्दी बताओ? इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है? ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नहीं करा पा रहा है आपको क्वेश्चन, इतने बढ़िया तरह से। तो बताओ, इसमें पोलर कौन-सा है? एसिटिक एसिड ही इसमें पोलर है, एसिटिक एसिड जो होता है यही पोलर है, बल्कि वीकली पोलर है, स्टिल पोलर तो है ना, इसलिए एसिटिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो होगी वो SN1 फेवरेबल होगी। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन सब नॉन पोलर या ऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट किस केस में होगी? तो इसमें क्या बोला गया था? SN1 रिएक्शन के लिए या फिर मैं बात करूं SN1 नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला गया था एस के न्यूक्लियो इस पैसेज के अंदर ही बोला गया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारा जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसके केस में फास्ट होगी। ये होता है हमारा लीविंग ग्रुप का ऑर्डर। तो बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो आयोडीन जिसमें लगा होगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरो आयोडो ब्रोमो फ्लोरो, आयोडो में रिएक्शन फास्टेस्ट होगी क्योंकि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर रिएक्शन। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। पैसेज से पढ़ के हमने आंसर इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया। एग्जाम में अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 5 मार्कर्स, इसका ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है SN1 किसमें फास्टेस्ट होगी? तो SN1 के लिए मैंने बताया था ऑलरेडी, SN1 के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो फेवर करता है SN1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फेवर करता है SN1 को, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो। 21 है, 24 है, 32 है, 5 है, बताओ इसमें किसमें फेवर होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है? 32 इसका है मिथेनॉल का, तो सबसे फास्टेस्ट किसमें होगी? मिथेनॉल में होगी। मैंने अभी अभी बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो फेवर करता है SN1 को। ठीक है, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, 5 मार्कर में 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, क्यों? डिस्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को, डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, डिस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, स्टेबलाइज ट्रांजिशन इंक्रीज एक्टिवेशन, या स्टेबलाइज ट्रांजिशन एंड डिक्रीज एक्टिवेशन। बताओ। तो मैंने बताया है पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। ये बताया था। ये बताया था अभी अभी। पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज इंक्रीज कर देते हैं। ये करते हैं, क्यों? क्या करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स? पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी। ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एसएन वन रिएक्शन किस में फास्टेस्ट होगी? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो मैंने बताया है SN1 का ऑर्डर क्या होगा, 3 to 1 होगा। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल है, एक तरफ क्या है 1 आयोडो 2 मिथाइल है, तीसरी तरफ क्या है 1 क्लोरो ब्यूटेन है, 1 आयोडो ब्यूटेन है चौथे में। बता, SN1 रिएक्शन किस में फास्टेस्ट होगी? देखो, ये दोनों तो क्रॉस आउट होगा क्योंकि ये दोनों तो 1 डिग्री है। अब इन दोनों की बात करी जाए तो तीनों दोनों में टर्शरी है, लेकिन एक में क्लोरीन है एक में आयोडीन है। तो इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? आयोडीन होता है ना, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो फास्ट जो फास्टर होगी वो होगी फास्टर इन आयोडीन। तो आंसर क्या होगा? ये समझ में आई? आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, क्योंकि आयोडीन में रिएक्शन फास्ट होगी। ये दोनों तो स्ट्रे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है इसलिए क्रॉस आउट हो गए। ये दोनों जो है वो 3 डिग्री हैं, लेकिन 3 डिग्री में भी आयोडीन में फास्टर होगी क्योंकि आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो रिएक्शन इसमें फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। यही था बस आज के लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नए हो तो बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए और कोई अभी आपका लेक्चर मिस ना हो। ये दोनों चैनल के क्यूआर कोड है, इन्हें स्कैन कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए और पीडीएफ भी यहीं मिलेगी। सोशल मीडिया हैंडल्स है बाकी इंस्टाग्राम में रखे। ठीक है, ये अपना चैनल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन है, किसी ने नहीं पढ़ी हो तो। बस यही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट रह गया हो, किसी का भी कुछ भी डाउट हो, मेरे को पता है एंड तक अब सब छोड़ के तो चले गई होंगे लेक्चर को। फिर मेरा काम है कहने का, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना टेलीग्राम पे या फिर जो है आपका कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक